यूनाइटेड नेशंस जैसा सबसे बड़ा मंच अचानक किसी राजनीतिक अखाड़े की तरह लगने लगा। एक तरफ थे तुर्की के प्रतिनिधि और दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। और फिर शुरू हुआ ऐसा शब्द युद्ध जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। असल में दोस्तों, काफी समय से यह चर्चा चल रही है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में स्थायी सीट मिलनी चाहिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, अंतरिक्ष से लेकर रक्षा तक हर क्षेत्र में अपनी ताकत साबित कर चुका है। ऐसे में भारत का स्थायी सदस्य बनना कोई चौंकाने वाली बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह तो समय की मांग है। लेकिन जहां कुछ देश इस विचार का समर्थन करते हैं, वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्हें भारत का आगे बढ़ना बिल्कुल रास नहीं आ रहा। और इन देशों में सबसे बड़ा नाम है तुर्की का। जब संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता की चर्चा हुई तो तुर्की के प्रतिनिधि अचानक खड़े हो गए और उन्होंने भारत पर आरोपों की बौछार कर दी। उन्होंने कहा कि भारत अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करता है, भारत अपने पड़ोसियों से रिश्ते खराब करता है और भारत पश्चिमी देशों के नियम नहीं मानता। सोचिए दोस्तों, ये वही तुर्की है जिसके राष्ट्रपति एर्दोगान कुछ साल पहले खुले मंच से कहते थे कि अगर भारत जैसा देश स्थायी सदस्य बन जाए तो यह दुनिया के लिए गर्व की बात होगी। लेकिन अब वही तुर्की भारत की राह में रोड़े अटका रहा है। लेकिन असली खेल तो यहां से शुरू हुआ। जैसे ही तुर्की ने यह आरोप लगाए, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर खड़े हुए। पूरे हॉल की नजरें उनकी तरफ थीं। वहां मौजूद लोग जानते थे कि अगर भारत चुप रहा तो यह आरोप दुनिया भर में चर्चा का विषय बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यह नया भारत है, यह वो भारत नहीं जो चुपचाप सुनकर रह जाए। जयशंकर ने माइक उठाया और तुर्की को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू किया। जयशंकर ने सबसे पहले तुर्की के दोहरे चरित्र को उजागर किया। उन्होंने कहा कि जो देश खुद आतंकवादियों को पनाह देता है, उसे इंसानियत और मानवाधिकार का पाठ पढ़ाने का कोई हक नहीं है। यह सुनते ही हॉल तालियों से गूंज उठा। फिर उन्होंने और भी कड़ा वार किया। उन्होंने कहा कि तुर्की को दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने घर को देखना चाहिए। वहां महिलाओं की स्थिति क्या है, अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार होता है और इतिहास में किस तरह अर्मेनियाई और ग्रीक समुदायों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जयशंकर के यह शब्द किसी तीर की तरह सीधे निशाने पर लगे और तुर्की का चेहरा उतर गया। दोस्तों, यह कोई साधारण जवाब नहीं था। यह उस भारत की आवाज थी जिसने ठान लिया है कि अब किसी भी मंच पर वह दबेगा नहीं। नया भारत सिर्फ अपनी सुरक्षा नहीं करता, बल्कि वॉर करना भी जानता है। जयशंकर के इस जवाब ने न केवल तुर्की को चुप करा दिया, बल्कि दुनिया के उन देशों को भी संदेश दे दिया जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं। लेकिन ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान हमेशा की तरह अपनी पुरानी आदत से बाज नहीं आया। उसने फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया और इस बार उसने ओआईसी यानी इस्लामिक देशों के संगठन में एक बैठक बुलाई। इसमें पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान, नाइजर और सबसे बड़ा नाम सऊदी अरब शामिल था। इन पांचों ने मिलकर भारत के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया और कहा कि कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। दोस्तों, यह भारत के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि सऊदी अरब को भारत हमेशा से अपना करीबी दोस्त मानता आया है। लेकिन इस बार सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आया। अब सवाल यह है कि आखिर सऊदी अरब ने ऐसा क्यों किया? क्या वह पाकिस्तान का दबाव झेल रहा है? क्या यह तेल की राजनीति है या फिर यह सिर्फ भारत पर दबाव बनाने की चाल है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी भी देश का दोस्त या दुश्मन स्थायी नहीं होता। यहां सब कुछ हितों के हिसाब से चलता है। यही वजह है कि सऊदी अरब ने इस बार भारत का साथ छोड़कर पाकिस्तान के साथ खड़ा होना ज्यादा बेहतर समझा। लेकिन भारत भी चुप रहने वालों में से नहीं है। जयशंकर ने तुरंत कूटनीतिक मोर्चा संभाला। न्यूयॉर्क पहुंचते ही उन्होंने सिर्फ 2 दिनों में 12 देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इनमें अमेरिका, सिंगापुर, नीदरलैंड्स, श्रीलंका और मालदीव जैसे देश शामिल थे। इतना ही नहीं, उन्होंने यूरोपियन यूनियन और ग्लोबल साउथ के 25 से ज्यादा देशों के साथ ग्रुप मीटिंग भी की। दोस्तों, यह कोई छोटी बात नहीं है। यह दिखाता है कि भारत की डिप्लोमेसी कितनी मजबूत हो चुकी है और कैसे भारत अब दुनिया के हर मंच पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। इस बीच पाकिस्तान और तुर्की के आरोपों का भारत पर कोई खास असर नहीं पड़ा, बल्कि उल्टा असर यह हुआ
कि और ज्यादा देश भारत के साथ खड़े हो गए। जयशंकर ने अपने बयानों और मुलाकातों से साबित कर दिया कि भारत अब वैश्विक राजनीति में साइड कैरेक्टर नहीं बल्कि लीड रोल में है। दोस्तों, अगर आप जरा पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि हाल के वर्षों में भारत की विदेश नीति पूरी तरह बदल चुकी है। पहले भारत को एक सॉफ्ट स्पोकन नेशन माना जाता था जो कभी ज्यादा कड़ा रुख नहीं अपनाता, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। अब भारत अपनी ताकत दिखाने से नहीं डरता, चाहे गलवान की घटना हो, चाहे G20 की मेजबानी हो या फिर UN का मंच, भारत हर जगह अपनी शर्तों पर खेल रहा है। और यही वजह है कि कुछ देश भारत को रोकना चाहते हैं। तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश जानते हैं कि अगर भारत स्थायी सदस्य बन गया और उसे वीटो पावर मिल गई तो उनकी आवाज दबकर रह जाएगी। वे दुनिया की राजनीति में भारत के सामने कहीं भी खड़े नहीं हो पाएंगे। इसी डर की वजह से वे बार बार भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं। लेकिन जयशंकर का जवाब साफ है, भारत अब किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं है। चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, चाहे कितने भी देश विरोध करें, भारत अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भारत अब किसी भी मंच पर अकेला नहीं है और ना ही किसी के सामने झुकने वाला है। आज का भारत वही पुराना भारत नहीं है जो बस सुनता रहे और चुपचाप आगे बढ़ जाए। अब भारत सवालों का जवाब देता है, मेला काम का नारा झड़ दिया, चुनौतियों का सामना करता है और हर आरोप का करारा जवाब उसी मंच पर देता है जहां उसे लगाया जाता है। तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश आज भी सोचते हैं कि वे झूठ फैलाकर, कश्मीर का नाम लेकर और सस्ती राजनीति करके भारत की राह रोक सकते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि अब भारत 21वीं सदी का भारत है। यह भारत अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करता, यह भारत अपनी छवि को धूमिल नहीं होने देता और यह भारत अब किसी का मोहरा नहीं बनता। आज जयशंकर जैसे नेता उस भारत की पहचान है जो दुनिया को आंखों में आंख डालकर जवाब देना जानता है। उनकी एक एक बात ने न सिर्फ तुर्की की बोलती बंद कर दी, बल्कि उन तमाम देशों को भी आईना दिखा दिया जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। और जब सऊदी जाहे की मार्का पास के दौरान दुनिया करने के लिए कि आज भारत की आपने और एक एक साथ हो, अरब जैसे देश पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, तो भारत ने तुरंत कूटनीतिक मैदान में उतरकर दर्जनों देशों को अपने पाले में खींच लिया। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं, बल्कि उस डिप्लोमेसी की मिसाल है जिसकी गूंज पूरी दुनिया सुन रही है। दोस्तों, यह समय है जब हमें अपने देश पर और गर्व करना चाहिए। भारत की ताकत दिन ब दिन बढ़ रही है और यह केवल आर्थिक या सैन्य ताकत नहीं है, बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक ताकत भी है। आज भारत की आवाज सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं है, बल्कि वॉशिंगटन, पेरिस, लंदन, टोक्यो से लेकर अफ्रीका और लैटिन अमेरिका तक गूंज रही है। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र जैसे मंच पर भी भारत की दावेदारी को अब कोई नजरअंदाजा नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात, आज दुनिया का हर देश जान चुका है कि भारत को स्थायी सदस्यता देने का मतलब सिर्फ भारत की ताकत को बढ़ाना नहीं, बल्कि दुनिया की शांति और स्थिरता को मजबूत करना है। क्योंकि भारत वह मुल्क है जो हमेशा न्याय, शांति और बराबरी की बात करता है। यही कारण है कि भविष्य में चाहे देर हो या जल्द, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी स्थायी सीट हासिल जरूर करेगा। तो दोस्तों, यह है नए भारत की कहानी। एक ऐसा भारत जो डरता नहीं, रुकता नहीं और दबता नहीं। एक ऐसा भारत जो अपने दुश्मनों को उसी की भाषा में जवाब देता है और अपने दोस्तों को भरोसा दिलाता है कि वह हर हाल में मजबूती से खड़ा रहेगा। यही नया भारत है और यही हमारी असली पहचान है। अब आपसे सिर्फ एक निवेदन है, अगर आप भी मानते हैं कि भारत का समय आ चुका है और भारत को कोई ताकत रोक नहीं सकती, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में पूरे जोश के साथ लिखिए, भारत मां की जय। जय हिंद।